नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब के इस चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का क्लासिफिकेशन वाला सेशन लेकर के बच्चों लर्नर्स आपके सामने क्लासिफिकेशन का यह तीसरा लेक्चर है और यूट्यूब चैनल पर यह हमारा चौथा लेक्चर होगा। क्लासिफिकेशन के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि थोड़ा सा लंबा सेशन होगा और लंबे के साथ साथ थोड़ा कठिन भी होगा। इसको हम सरलता से आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट से पढ़ाना चाहते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज तीसरे सेशन पर क्लासिफिकेशन के इस तीसरे सेशन पर आए हैं। हमने सिस्टम बताया, आपको थोड़ा सा बैक ले चलते हैं। हमने आपको सिस्टम के बारे में बताया, एक 2 पद का, 3 पद का, 4 पद का और 5 पद का, और सर्वमान्य जो था वो आर.एच. बिटकर के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन, जो 5 किंगडम में बांटे गए और उसमें से मोनेरा पर हमारी बात चल ही रही थी और उदाहरण आ गया था कि मोनेरा में किसको रखा गया, तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लूग्लिन एल्गी पर बात हुई और बैक्टीरिया पर ज़्यादा डिस्कशन करना पड़ा क्योंकि जब हम क्लास के लिए लाइव हो रहे थे तो हम आपका पेपर देखते, पीएससी हो, यूपीएससी हो, पीएनएसटी हो, एसआई हो, सारे पेपर को देखा हमने। बैक्टीरिया पर बहुत सारे सवाल देखे। हम चाहते हैं कि बैक्टीरिया पर एक लंबा डिस्कशन आज हो जाए। कितने सवाल पूछे गए बैक्टीरिया पर ये हम आपको बताना चाहते हैं और उन सवालों को अंडरलाइन भी करवाना चाहते हैं। एक पहला सवाल, कुछ पार्ट तो इसके पीछे वाले लेक्चर में हमने बैक्टीरिया पर आपसे शेयर किया है। उसी क्लास को देखने के बाद जब आप आगे आओगे तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया का या जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, उस पर बहुत सारे सवाल पूछे गए। तो आज शुरुआत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से करते हैं। आइए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, इस पर कितने सवाल पूछे गए, इनका पूरा लेखा जोखा लेकर के हम आपके सामने आए। कंपटीशन के पूरे सभी परीक्षाओं को जैसे हमने आपसे चर्चा की, तो बैक्टीरिया को जैसे एक एमपीएसआई में सवाल पूछा गया कि सिरका उद्योग में कौन से बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। अब ये बैक्टीरिया का नाम तो हमें पता करना पड़ेगा। यहीं से हम पूरे लेसन की या इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हम लिखते हैं पहली लाइन, उसको जरा गंभीरता से आप भी इसी तरह के नोट्स बनाइएगा कि जीवाणु या बैक्टीरिया के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। इस तरह से आप नोट्स जब बनाएंगे तो सारे सवालों का जवाब एक क्रम से आपके पास आता रहेगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया की। चलिए, फायदे के बैक्टीरिया कौन कौन से, उनकी एक लिस्ट बनाते हैं और जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनकी एक लिस्ट तैयार करते हैं। तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया में सबसे पहला एक बैक्टीरिया का नाम एसिटो, ध्यान से लिखिएगा, एसिटोबैक्टर
एसिटोबैक्टर एसिटी, इसका उपयोग सिरका उद्योग में किया जाता है। अब इसको अंडरलाइन कर लीजिए। एसिटोबैक्टर एसिटी जो है, इसका उपयोग सिरका उद्योग में होता है। अब ये हमें याद रखना होगा कॉम्पिटिटिव पॉइंट के लिए। कैसे होता है ये सारी प्रक्रिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछी जाती, हमें याद होना चाहिए। एसिटोबैक्टर एसिटी, जिसका उपयोग सिरका उद्योग में किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण, आपने नाम सुना होगा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करता क्या है? हम नाइट्रोजन की साइकिल भी लाए, उसको आपको दिखाएंगे कैसे नाइट्रोजन की साइकिल चलती है, वहां से आपको समझ में आ जाएगा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का क्या काम होता है। अब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में एक बात तो आप समझ रहे होंगे कि यह नाइट्रोजन को कुछ परिवर्तित कर रहा है। तो यही लिख लेते हैं कि नाइट्रोजन को, लिखिएगा कि नाइट्रोजन को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मिट्टी में पहुंचाता है जहां से पौधे इस नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। अब यहीं पर हम ऑब्जेक्टिव में जो सवाल पूछे जाते हैं उसका भी कारण बता दें। उसने पूछा था नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से, इसकी भी एक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो यदि हम इसकी जानकारी लेना चाहें या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, तो यही लिख लीजिएगा नंबर 1 में एजिटोबैक्टर। ये भी यही करता है, नाइट्रोजन को मिट्टी में मिला देता है जहां से पेड़ पौधे उस नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, एजिटोबैक्टर। दूसरा नाम लिखिएगा राइजोबियम। और एक और तीसरा नाम भी लिखिएगा, तीसरा नाम है नाइट्रोमोनास। तीन उदाहरण आप याद रखिएगा, तीनों ही हमको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए मिले, एजिटोबैक्टर, राइजोबियम और नाइट्रोमोनास। एमपीपीएससी में एक बार सवाल पूछा था कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया निम्नलिखित में से कौन से, जिसमें एक नाम लिखा हुआ था, दो नाम नहीं थे, ये एजिटोबैक्टर नाइट्रोमोनास नहीं थे, राइजोबियम था, 2-3 और थे। तो आपको टिक राइजोबियम पर लगाना है। तो राइजोबियम जो है ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, ये नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाते हैं और मिट्टी से पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और अपने उपयोग में लेते हैं। कुल मिलाकर के पौधों में नाइट्रोजन जाने की प्रक्रिया यहीं से होती है। अगला पॉइंट, एक सवाल एक बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया कि ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताइए जो अमोनियम आयन को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं। देखिए कठिन सवाल है बैक्टीरिया से। ऐसे बैक्टीरियम का नाम बताइए जो अमोनियम आयन को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं। आइए उसके बारे में लिखते हैं। उसका नाम है नाइट्रोमोनास।
कॉकस, नाम याद कर लीजिए। इसको बोलते हैं नाइट्रोकॉकस। यह ऐसा बैक्टीरिया है जो अमोनियम आयन को, अब अमोनियम आयन आपके समझ में कहां से आए, तो हम अभी आपको साइकिल दिखाते हैं, नाइट्रोजन की साइकिल, कहां से अमोनियम आयन आया है ये आपके समझ में आ जाएगा। अमोनियम आयन को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं। अब बच्चों, ये नाइट्राइट कहां जाएगा? मिट्टी में जाएगा, और मिट्टी में जाएगा तो उस भूमि की उर्वरता में नाइट्राइट बनेगा, नाइट्राइट फिर पेड़ पौधों के द्वारा लिया जाएगा। तो ये बैक्टीरिया नाइट्रोकॉकस, ये बैक्टीरिया अमोनियम आयन को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया के और फायदे, चौथा फायदा देखिए, यदि बैक्टीरिया न होता तो यहां सड़ने गलने की प्रक्रिया न होती। मान लीजिए कोई पेड़ पौधा गिर गया, सड़ गया, मर गया, या कोई जीव मर गया, तो उसको सड़ाने के लिए बैक्टीरिया का होना जरूरी है, नहीं ये पूरी दुनिया जो है गंध से भर जाएगी। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं, ये भी नोट करिएगा कि बैक्टीरिया स्कैवेंजर्स के रूप में, स्कैवेंजर्स के रूप में भी उपयोगी है। ये भी लिख लीजिएगा, मृत शरीर या मृत पौधों को सड़ाकर उन्हें अपघटित करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। तो ये चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, माने बैक्टीरिया ना हो तो जीव जंतु जो मर गए उनको अपघटित कैसे किया जाए, ये संभव नहीं है। तो इसलिए ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का एक महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट भी लिखे, पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट है खाद का निर्माण। खाद का निर्माण मेथोजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा, मेथोजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। अब इसको अंडरलाइन रखिए, मेथोजेनिक बैक्टीरिया। छठवां और इंपॉर्टेंस का अंतिम पॉइंट, अमोनीकरण जीवाणु। एमिनो अम्ल को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन के समय हमने बैक्टीरिया के बारे में पूरी जानकारी इसलिए दे दी कि आपको अलग से बैक्टीरिया को फिर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो आप ये मत मानिए कि क्लासिफिकेशन का चैप्टर लंबा जा रहा है। हम यहाँ चाहते तो उदाहरण दे करके चैप्टर को समाप्त करते और अगले क्लासिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी प्रोटिस्टा पर पहुंचते, पर जो सवाल बैक्टीरिया से जुड़े हुए आए थे उन सारे सवालों का जवाब हमने इसी चैप्टर पर देने की कोशिश की। तो अमोनीकरण जीवाणु, इनका काम क्या होगा, जितने भी अमोनीफाइड बैक्टीरिया होंगे
उनका काम होगा अमोनिया को अमोनिया में परिवर्तित करना। खाद के निर्माण में मिथोजेनिक बैक्टीरिया का काम, बैक्टीरिया स्कैवेंजर्स के रूप में, और नाइट्रोकोकस अमोनियम आयन को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं। तो एक सेटअप में पूरी की पूरी जानकारी कॉम्पिटिटिव आपको मिल जाएगी। अब चलें इसकी हम बात कर लेते हैं नुकसान। और नुकसान पर चलने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कैसे नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कैसे काम करते हैं, उसके लिए हमने नाइट्रोजन साइकिल बनाई और इसको आपको दिखाने की ये कोशिश। देखिए, इसमें कुल मिलाकर के पृथ्वी पर नाइट्रोजन कैसे आती है। पहले तो ये सवाल, एक पहला जो आप डायग्राम में देख रहे होंगे, आपने किताबों में पढ़ा होगा कि जब विद्युत तड़ित होता है आसमान में, तो वहां से नाइट्रोजन निकल करके पृथ्वी पर आती है, और जैसे ये पृथ्वी पर आती है तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जमीन पर पाए जाते हैं। ध्यान से देखिए, आप देख रहे होंगे, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को पृथ्वी पर अमोनिया के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, अमोनिया में बदलते हैं। अब ये अलग एक चैप्टर होगा जहां हम आपको विस्तार से भी समझाएंगे। ये अमोनिया जब ये बदल गया तो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इस अमोनिया को नाइट्रेट के रूप में बदल देता है। अब नाइट्रेट जब बदल गया, ये दूसरा स्टेप जहां आप देख रहे होंगे, ये नाइट्रेट में बदला, और ये नाइट्रेट एसिमिलेट हो जाता है पृथ्वी, और यही नाइट्रेट इन पेड़ पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अब कई हमने ये सवाल पूछा कि ये पृथ्वी के नाइट्रोजन की जो नाइट्रेट है, कई ऐसे बैक्टीरिया आपको नुकसान की अवस्था में मिलेंगे जो डीनाइट्रिफिकेशन भी करते हैं, नाइट्रोजन को भूमि की उर्वरता में या नाइट्रोजन की अधिकता को घटाते भी हैं। अभी आगे आपको बताने वाले हैं। तो वो बैक्टीरिया कहलाते हैं डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। तो ये नाइट्रोजन को जो नाइट्राइट के रूप में है, ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया के द्वारा इसको नाइट्रोजन में बदल देते हैं, और यही नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में चली जाती है। तो ये साइकिल जो आपको दिखा रही है, ये पूरी की पूरी साइकिल, ये साइकिल सिर्फ ये दिखा रही है कि नाइट्रोजन कैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा अमोनिया में, अमोनिया फिर इसको नाइट्राइट में, और फिर नाइट्राइट कैसे नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया और कैसे पेड़ पौधों तक पहुंचा। सिर्फ इतनी ही जानकारी रखिएगा अभी नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। आगे हम विस्तार से पूरी नाइट्रोजन साइकिल पर विस्तार पूर्वक चर्चा आपसे करेंगे। तो चलिए, हमने आपसे नुकसान की बात कही कि नाइट्रोजन, ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनके नुकसान क्या हैं, अब उस पर बात करें। आइए नुकसान पर बात करते हैं। अब बोलो साहब, नुकसान क्या क्या है। नुकसान तो सबसे पहला यही है कि जो भी आपका भोज्य पदार्थ है या जो भी खाने की चीजें हैं, भोज्य पदार्थ पर ये आक्रमण करके उसको सड़ा देते हैं, और इसके द्वारा भोजन को सड़ा देने से, यदि सड़ा हुआ भोजन कोई जीव खाता है तो उसको एक रोग होता है। ये सवाल भी पीएनएसटी में, एसआई दोनों में पूछा गया, और वो रोग कहलाता है बोटुलिज्म। याद करिएगा, बोटुलिज्म। इसको फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है, भोज्य पदार्थ पर बोटुलिज्म। यदि गंदा भोज्य पदार्थ या बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्टेड भोज्य पदार्थ कोई भी मनुष्य खाता है तो उसको बोटुलिज्म नामक रोग होता है, पहली बात। और इसको फैलाता कौन है, पहले तो ये समझ लें, भोज्य पदार्थ में एक बैक्टीरिया पहुंचता है, उसका नाम है क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, याद कर लिए।
ये फैलाता है, भोज्य पदार्थ को सड़ाता है या उसको नुकसान करता है। मान लीजिए कोई आदमी खाया तो बोtulism नामक बीमारी होगी। अब इस रोग की जानकारी हम अगले चैप्टर में आपको देंगे कि कैसे ये रोग होता है, कैसे ये आइडेंटिफाई होता है। सिर्फ बैक्टीरिया में आप इसका नाम याद रखिएगा, क्लोस्ट्रीडियम बोtulism, और जो बोtulism नामक रोग मनुष्य में उत्पन्न करता है। एक और दूसरा थायोबैसिलस, नाम अच्छे से लिखिएगा, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, ये पता है क्या करता है? ये नुकसान ये करता है कि भूमि में जो नाइट्रेट है, जो अभी उदाहरण पीछे बताए, भूमि के नाइट्रेट को क्या करता है? नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देता है। जिससे भूमि में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, हर सवाल पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए। माना ये कठिन सवाल है, पर कठिन सवाल ही परीक्षा में आते हैं। सरल सवालों से बचिएगा, कठिन सवालों को सोचिएगा। तो थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस भूमि के नाइट्रेट को, और ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। जरा इस पीछे वाले चित्र का अनुसरण कीजिए, ये देखिए, ये नाइट्राइट है या नाइट्रेट है। ये नाइट्राइट मिट्टी में घुला हुआ है, यहीं पर ये डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया यानी ये थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस भूमि के नाइट्रेट को बदलेगा, और इसमें आपने लिखा नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है। देख लीजिए, ये देखिए, ये इसने डीनाइट्रिफिकेशन किया, नाइट्रोजन बदल गई। तीसरा एक यानी नाइट्रोजन कुल मिला करके वहां पर घटती है। आपको पता होगा कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मिट्टी में सल्फेट की मात्रा को घटाते हैं। क्या नाम जानते हैं उनका? और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ध्यान से इसको लिखिएगा। सॉइल का यानी मिट्टी का, सॉइल का डिसल्फोनिफिकेशन, याद करिएगा, डिसल्फोनिफिकेशन या डीसल्फोनिफिकेशन। डीसल्फोनिफिकेशन की एक प्रक्रिया होती है जो बैक्टीरिया के द्वारा होती है, और ये करता क्या है? डीसल्फोनिफिकेशन की प्रक्रिया में मिट्टी से सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड में बदल देता है। अब इसका उदाहरण भी लिख लीजिए। उदाहरण थोड़ा बड़ा नाम का है, लिखिए। डिसल्फो विब्रियो, ये बैक्टीरिया का एक प्रकार था। डिसल्फ्यूरिकेंस
सल्फोविब्रियो डिसल्फ्यूरिकेंस, याद करिए, सल्फोविब्रियो डिसल्फ्यूरिकेंस, ये बैक्टीरिया का नाम याद करिएगा। जरूर परीक्षा में ये थोड़ा गहराई में पूछा गया तो ये सवाल पूछ सकता है। ये इससे सल्फेट जो है भूमि का खत्म होता है और इसमें सल्फेट को ये बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड में बदलता है और ये हाइड्रोजन सल्फाइड वातावरण में चली जाती है। तो ये प्रमुख मुद्दे थे। अब एक डिस्कशन, चूंकि बैक्टीरिया पर ही डिस्कशन है तो कई सवाल हमने जब बैक्टीरिया के इस मुनेरा को पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि माइकोप्लाज्मा पर भी सवाल पूछे गए। तो माइकोप्लाज्मा पर पहले तो कुछ जानकारी आपको दे दें, फिर इसके बाद सवाल आपसे पूछते हैं। माइकोप्लाज्मा के बारे में कौन कौन से सवाल पूछे गए। माइकोप्लाज्मा, आपको भी इस पर उत्सुकता होगी कि माइकोप्लाज्मा आखिर है क्या। लिख लीजिए पहले, ये माइक्रोबायोलॉजी का जोकर है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जोकर भी इसको कहते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी खोज किसने की, ये भी एक खोज करने वाले थे नोकार्ड और रस्कस, दो वैज्ञानिक। सन था 1898 इसकी खोज हुई। तीसरे, ये सबसे छोटी कोशिका, पीएससी में एक बार माइकोप्लाज्मा पर 10 नंबर का लिखने को आया है। तो ये सारी बातें आपको याद रहेंगी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे पीएससी हो चाहे यूपीएससी हो आप लिख भी सकते हो अपनी भाषा में। सबसे छोटी कोशिका भित्तिहीन, यानी विदाउट सेल वॉल, माने कोशिका भित्ति नहीं होगी। नॉन मोटाइल, चल नहीं सकते, नॉन मोटाइल होंगे। और ये प्रारंभिक कोशिका होगी, प्रोकैरियोटिक होंगे। ये इसकी विशेषता। एक महत्वपूर्ण बात और आपको बता दें, आपको याद होगा कि वायरस में या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसी कोशिका है, ऐसी सूक्ष्म कोशिका है जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। याद कर लीजिए। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट कि इनको पीपी येलो के नाम से जाना जाता है। यदि आप पीपीएलओ का पूरा नाम लिखेंगे तो प्लूरो न्यूमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, इनको बोला जाता है। एक महत्वपूर्ण बात जो शायद आपको न पता हो कि माइकोप्लाज्मा दो चीजों से मिलकर के बनी हुई रचना है। पता है क्या? नहीं पता। माइकोप्लाज्मा, लिखिएगा, माइकोप्लाज्मा कवक यानी फंगस और प्लाज्मा से मिलकर के बनी हुई रचना होती है। ये नोट करिएगा। अब एक सवाल, अभी हमने देखा कि एक सवाल कुछ साल पहले पूछा गया था कि माइकोप्लाज्मा के को नाम किसने दिया। माइकोप्लाज्मा का सर्वप्रथम नाम किसने दिया?
तो माइकोप्लाज्मा का नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा, एल्बर्ट फैंक। एल्बर्ट फैंक, ये भी हम आपको चित्र दिखाएंगे। एल्बर्ट फैंक हैं, और एल्बर्ट फैंक ने 1889 में 1889 ईस्वी में इसका नाम दिया। और इन्होंने, एल्बर्ट फैंक ने जब इसका नाम माइकोप्लाज्मा दिया तो ये समझ कर दिया कि माइकोप्लाज्म, नोट करते जाइएगा, माइकोप्लाज्म एक कवक है, एक कवक है। बाद में वैज्ञानिकों ने अलग कोशिकीय संरचना कहा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको जरूर पढ़िएगा, ये बाद में। तो ये माइकोप्लाज्मा के बारे में इतनी जानकारी याद रखिएगा। माइकोप्लाज्मा की संरचना को जल्दी से हम आपको दिखा देते हैं। यह है माइकोप्लाज्मा। हमने कहा कोई कोशिका भित्ति नहीं, लिख दिया, देयर इज नो सेल वॉल। बाकी सब ये देख लो, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। अब इतनी तो हिंदी जानते होगे आप, कोशिका द्रव्य है। आरएनए भी है, ये देखो, दोनों आरएनए है तो डीएनए है। इसके अंदर ये प्रोटीन के कण, ये देखो प्रोटीन के कण। साथ में जब प्रोटीन के कण हैं तो पक्का है कि राइबोसोम भी होगा। ये सबसे, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है। और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल दीवार नहीं है, याद रखना, दीवार नहीं है लेकिन झिल्ली है। और झिल्ली जो होती है, एक बार पीएससी ने पूछा था कितनी सेल मेम्ब्रेन होती है, याद रखिएगा 3 लेयर की होती है। मतलब 1 लेयर, 2 लेयर और तीसरी लेयर, 3 लेयर से बनी हुई ये मेम्ब्रेन होती है, जिसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं। मान लीजिए आपके परीक्षा में इस पर लिखने के लिए आ जाए तो आप, हमारे ख्याल से आप बहुत बढ़िया 50 शब्दों का बहुत बढ़िया लिख पाओगे। चित्र बनाओगे, एक गोली आकार की रचना बनाओगे, तुरंत उसमें डीएनए बना दोगे, आरएनए को सॉल्वेबल कंडीशन में दिखा दोगे, ये देखो आरएनए। इसके अलावा कुछ आपको लिखना नहीं। उधर जितनी बातें हमने तथ्यात्मक लिखी हैं उतनी तथ्यात्मक बातों को लिखते हुए आगे कर दोगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु था, ये भी हमने आपको बता दिया। एक सवाल और, जब हम बैक्टीरिया को पढ़ रहे थे, बैक्टीरिया के बारे में, तो एक सवाल हमें और मिला कि आर्की बैक्टीरिया, आपको याद होगा पिछले दूसरे लेक्चर में आर्की बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया पर हमने बात की थी। आर्की का मतलब होता था पुराना बैक्टीरिया, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व, वहीं से शब्द लिया गया आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में जो सवाल पूछा गया वो पहले हम उत्तर बता दें, फिर आपको सवाल बताते हैं कि आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये पुरातन जीवाणु हैं। पुरातन जीवाणु। दूसरी महत्वपूर्ण बात इनमें यह है कि ये प्रतिकूल परिस्थिति में रह सकते हैं। मतलब आप आग लगा दो तब भी ये जिंदा बचेंगे, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां झेल सकते हैं। आप बर्फ में 0 डिग्री से भी माइनस में लेकर के चले जाओ तब भी ये आपको जिंदा मिलेंगे। आर्की बैक्टीरिया की विशेषता। और सबसे बड़ी बात, आर्की बैक्टीरिया जो हम बताना चाहते थे, जो परीक्षा में पूछा गया था, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला, मीथोजेंस, अंग्रेजी भी चाहो तो लिखते जाओ, मीथोजेंस या दूसरा हाइलोफाइलस, याद कर लेना इसको, 3 प्रकार के होते हैं। और तीसरा होता है
थर्मोएसिडोफाइलस। तीनों याद कर लेना। तीनों का उदाहरण भी बता देते हैं। 3 तरह के ये बैक्टीरिया होते हैं। मिथोजेंस कौन से होते हैं? मिथेनोबैक्टीरिया, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा है, मिथेनोबैक्टीरिया। हेलोफाइलस का क्या उदाहरण होगा? हेलोबैक्टीरिया। बिल्कुल सरल है। और सेल्फोलोबस बैक्टीरिया, इसका काम नहीं पूछा गया है, सिर्फ इनसे सवाल पूछे गए कि इसमें जो पुरातन बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया, कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं मिथोजेंस बैक्टीरिया, दूसरे को कहते हैं हेलोफाइल्स, तीसरे को कहते हैं थर्मोएसिडोफाइलस। इनके उदाहरण को पूछा था कि मिथोजेन बैक्टीरिया का नाम बताइए, तो मिथेनोबैक्टीरिया है। हेलोफाइलस का बैक्टीरिया का नाम हेलोबैक्टीरिया है। थर्मोएसिडोफाइलस का सल्फोलोबुलस बैक्टीरिया इसके प्रमुख उदाहरण है। तो इतना आपको बनना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण सवाल जो पूछा, चूंकि वो बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ था, इसलिए हम चाहते हैं कि उसको भी जल्दी से 5 मिनट में आपको बता दें। उसने सवाल पूछा था, पीएससी ने इसको लिखवाया भी है, और लिखवाया है तो कैसे लिखवाया है वो हम आपको बता दें। पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। मान लीजिए इस पर आपको 100 शब्द लिखना हो, कैसे आप लिखोगे? या इसको हिंदी में कहते हैं दूध का पास्चुरी, ये होता क्या है? तो फटाफट आप लिखते रहिए, पहले लिख लीजिए, फिर अब अभी तुरंत समझाते हैं। इसका भी एक चित्र लाए हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। यह सिद्धांत लुईस पाश्चर ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार दूध को उसके बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलते हुए बिंदु से, बॉइलिंग पॉइंट से कम ताप पर उबालने से उनके हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे दूध का स्वाद व गुण ना तो खत्म होता और ना ही परिवर्तित होता। 65 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर 30 मिनट तक दूध को पास्चुराइज किया जाता है।
यह दो क्रियाओं से हो सकता है। इसमें इस सिद्धांत को लुईस पाश्चर ने बताया, बिल्कुल सही था। इसमें दूध की बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर इसको उबाला जाएगा और इससे हानिकारक जीवाणु तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन दूध के स्वाद और गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही दूध का पाश्चुरीकरण है। दूध को 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक के लिए दूध को पाश्चुराइज किया जाता है। यह क्रिया 2 विधियों पर होती है। देखिए जरा चित्र में क्या किया, एक फ्रेश मिल्क लिया, ये देखिए गाय से निकला हुआ है ये दूध, फ्रेश मिल्क लिया गाय से निकला, और इसको हीटिंग सेक्शन में भेजा। ये देखिए दूध को जैसा हमने कहा 65 डिग्री पर गर्म किया, और जब 65 डिग्री पर यह गर्म हुआ तो इसको कूलिंग सेक्शन में भेज दिया। कूलिंग सेक्शन हमारा दूसरा स्टेप लगा हुआ था। कूलिंग सेक्शन में पूछा, दूध ठंडा हुआ और दूध को ठंडा होने के बाद पाश्चराइज मिल्क आउट होकर के बाहर आ गया, और ये जो पाश्चराइज मिल्क आया वैसा ही दूध था जैसे इस गाय के थन में था। और यह प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने की थी। इसको विस्तार से लिखने के लिए पीएससी भी पूछ चुका है, यूपीएससी भी पूछ चुका है। पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया, मिल्क प्रोसेसिंग में इस दूध को आप लंबे समय तक बिना खराब किए हुए, बिना स्वाद के परिवर्तन के आप रख सकते हो। यही पाश्चराइजेशन की पूरी प्रक्रिया होती है। इसकी जो 2 विधियां हम आपको बता रहे हैं, वो 2 विधियां हम चाहते हैं कि उसको भी लिख दें। वो दूध विधियां में एक है, पहली कम ताप अधिक समय प्रक्रिया। अधिक समय प्रक्रिया, एक तो ये है कम ताप हो और उसको ठंडा करने की अधिक समय प्रक्रिया कर दिया जाए, समय अधिक लिया जाए। और दूसरा कह रहा है उच्च ताप और कम समय प्रक्रिया। दोनों ये प्रक्रियाएं जो हैं ये पाश्चराइजेशन की ही है। इसमें क्या किया जाता है, 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, और फिर ताजा रहे उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है। ठंडा किया जाता है तो दूध जो होता है वो ताजा रहता है। चलिए एक और है उच्च ताप कम समय। उच्च ताप पर क्या करते हैं, दूध को 77 डिग्री सेंटीग्रेड पर 77 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक, देखिए समय को घटा दिया, 15 मिनट तक गर्म किया और फिर एकदम ठंडा किया जाता है। याद रखिएगा, एकदम ठंडा किया जाता है। और एकदम ठंडा होने के बाद अधिक समय तक ये वाला जो दूध होता है अधिक समय तक, मतलब 1-2 दिन, ये मान लीजिए 2 दिन रह रहा तो ये 4 दिन, अधिक समय तक यथा स्थिति में सुरक्षित। तो ये दूध के पॉस्चराइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो दूध पॉस्चराइजेशन पर यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो इसको विस्तार से आप 100 शब्दों में बढ़िया एक नोट्स बना करके लिख सकते हैं। तो बच्चों आज के सेशन को यहीं तक चलाएंगे, और इसके बाद कल के सेशन में या जब एक दिन के अंतराल के बाद नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो प्रोटिस्टा पर होगा। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े, हमारे साथ पढ़े। और एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यदि आप हमारे साथ लाइव आएंगे तो आपके सवाल और जवाब हम बेहतर ढंग से कर पाएंगे। आप जब जब सवाल पूछेंगे तब तब हम उसका उत्तर देंगे। तो इसके लिए आप इस चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, बहुत जल्दी हम आपके साथ लाइव जुड़ पाएंगे। तो बच्चों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।